और आपको जान के आप शौक होंगे, ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है और उसके अगेंस्ट एएसआई इस समय अपील में गई हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो आप चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें और उसके लिए एक लिटिगेशन रहे, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस रहेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बने हुए हैं और हम दावा तक नहीं दायर कर सकते हैं ये इस देश के पार्लियामेंट का सबसे बड़ा लीगल स्कैम है। ये बात मैं एज लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कहना चाहता हूं। कोई सीएनआरसी की तरह नहीं उतरा सड़कों पे, कोई दंगे नहीं हुए, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। आज एक सीएनआरसी का कानून आ गया, इन लोगों ने पूरा देश और सबको शाहीन बाग बना दिया, सबको सर पे बवाल मचा दिया। और यहाँ पे दो एक्ट जो हम लोग की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम लोग की आवाज को दबाते हैं, उसके लिए आप आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, ऐसा कानून बना है और हम सब चुप है। और जो अगर उसके लिए आवाज उठाता है तो वो कम्युनल हो जाता है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं हूं कम्युनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कम्युनल कहलाने में या जो भी टैग कहलाने में। अब सवाल क्या है, अब सबके सवाल, हम सबके सामने सवाल ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे गलत है, और वक्फ एक्ट 1995 कैसे गलत है। और कांग्रेस गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव सरकार ने ये 4 साल के स्पैन में आप देखिए कैसे ये काले कानून बनाए हैं। और ये आज मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, वक्फ एक्ट के कुछ प्रोविजन आपके सामने लाना चाहता हूँ और उसका प्लीज उसको जरा आप देखिए और उसको अध्ययन करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लैंड जिहाद से भी बड़ा ये पार्लियामेंट जिहाद है। इस देश की संसद ने ऐसा कानून पास कैसे किया है, जब मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा आप देख के शॉक हो जाएंगे। अब वक्फ एक्ट 1995 की कुछ हिस्ट्री है। सबसे पहले वक्फ एक्ट आया था, वक्फ एक्ट 1923। इसमें वक्फ बोर्ड को कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी हुई थी। वक्फ एक्ट 1923, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें भी कोई इसमें आपत्ति नहीं है। इसके बाद भारत की सरकार ने सबसे पहला वक्फ एक्ट पास किया जिसे कहते हैं वक्फ एक्ट 1954। और इसको आप अगर कंपेयर करेंगे वक्फ एक्ट 1923 से तो ये टोटल रिवर्स है, इसमें इनको काफी पावर्स दे दी गई। इसका अमेंडमेंट हुआ 1984 में, राजीव गांधी की सरकार में इनकी पावर्स बढ़ाई गई। 1995 में नया वक्फ एक्ट लाया गया जिसमें बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई। और 2013 में श्रीमान मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें बहुत अमूल चूल परिवर्तन किए और ऐसी पावर्स दे दी, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 40 में किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता। अब वक्फ एक्ट का अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ प्रोविजंस आपको बताता हूं और आप जान के इसको शॉक हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 4, 5, 6 और 7 वक्फ एक्ट 1995 का। अब इसमें यह प्रावधान है कि जो भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है उसका गवर्नमेंट, राज्य सरकार सर्वे करेगी और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस बात को जरा गौर करिए, जो भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है उसका सर्वे राज्य सरकार करेगी। वक्फ बोर्ड उनको बताएगा कि भैया ये हमारी लिस्ट है संपत्ति की, आप सर्वे करिए, और उसका सर्वे राज्य सरकार करेगी अपने सर्वे कमिश्नर द्वारा। उसके कोई मापदंड, कोई पैमाने, कुछ तय नहीं है। वो किसी भी संपत्ति को इंक्लूड कर सकते हैं सर्वे में, कोई नोटिस, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रक्रिया नहीं है। और जब वो संपत्ति सर्वे कमिश्नर उसका सर्वे कर लेगा, उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी और वो उसके बाद वक्फ बोर्ड को नोटिफाई करेगी कि साहब हमने सर्वे कर लिया आपके आदेश को अनुपालन में, तो वक्फ बोर्ड उसको वक्फ संपत्ति घोषित करेगा। और उसके बाद अगर कोई आदमी उससे एग्रीव्ड है, उससे उसको दुख है, तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाएगा उसके लिए केस दायर करने। और वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठे हैं साहब? वक्फ ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन क्या है? वक्फ ट्राइब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक राज्य का एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा जो ब्यूरोक्रेट होगा, और तीसरा एक आदमी एक मुस्लिम लॉ का स्कॉलर होगा। एक्चुअली जब वक्फ एक्ट की कल्पना की गई थी पहले, तो ये मुस्लिम्स के इंटरसी डिस्प्यूट के लिए था कि अगर कोई आदमी वक्फ लॉ का मुल्ला का वक्फ लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑथोराइज वक्फ लॉ है, और उसमें यह है कि अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति जो उसने अपने लाइफ टाइम में अचीव की है,
कमाई है, अगर वो चाहे उसको अल्लाह को डेडिकेट करना, डोनेट करना, तो वो उसको डोनेट कर सकता है। और उसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ एक्ट बना था। पर राजनीतिक दलों ने इसका जो विकृत रूप और इसका जो पोल्यूटेड रूप दिया है, वो आज हम लोग के सामने वक्फ एक्ट 1995 विद 2013 अमेंडमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 4, 5, 6, 7 में सर्वे कमिश्नर बैठेगा, इसका सर्वे करेगा, उसका सारा एक्सपेंडिचर राज्य सरकार वहन करेगी, और उसका एक्सपेंडिचर राज्य सरकार वहन करने के बाद वक्फ बोर्ड को देगी। अगर किसी आदमी को कोई दुख है, दर्द है, तो वो जाके वक्फ ट्राइब्यूनल के सामने लड़ाई लड़े, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़े। अब इसमें एक बदमाशी की गई, सेक्शन 6 में एक बदमाशी की गई। 1995 के एक्ट में पहले था वर्ड पर्सन इंटरेस्टेड। मतलब अगर सर्वे कमिश्नर सर्वे करेगा और जो मुसलमान या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको लगेगा कि नहीं, हमारी संपत्ति गलत तरीके से ऐड हो गई, या हमारी संपत्ति यहाँ नहीं, यहाँ ऐड होनी चाहिए थी, तो वो उसको चुनौती दे सकता है वक्फ ट्राइब्यूनल में। उन्हीं के लिए बना हुआ था, इसलिए वर्ड यूज था सेक्शन 6 में, पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने बदमाशी करके इसको अमेंड करके लिख दिया पर्सन एग्रीव्ड। मतलब अगर सर्वे कमिश्नर, अगर मेरी संपत्ति इंक्लूड कर ली गई, तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। प्लीज मार्क दिस डिस्टिंक्शन, ये बड़ा महीन डिस्टिंक्शन है। अगर मेरी संपत्ति इंक्लूड कर ली गई तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। तो इसीलिए मैं भी जाऊं, पहले मैं नहीं चाहता था, पहले मेरे को जाने की जरूरत नहीं थी, पर अब जाने की जरूरत है, बिकॉज आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। आपकी अगर संपत्ति, वक्फ संपत्ति इंक्लूड हो जाएगी सर्वे कमिश्नर द्वारा, जो सर्वे अब हर 10 सालों में होगा, आपको कोई दिक्कत है, आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आगे देखिए साहब, सेक्शन 8, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वे की कॉस्ट वही लोग बियर करेंगे। सेक्शन 28 और 29, वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर होगा वो डीएम और राज्य सरकार की सारी मशीनरी कैरी आउट करेंगे। दे आर सुपर बॉसेस। और वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन मैं आपको सामने बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा, ये भी प्लीज जरा नोट कर लें। वक्फ बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में 2 मेंबर्स होंगे जो चुने जाएंगे एक मुस्लिम एमपी द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वक्फ एक्ट 1995 में लिखा है, मुस्लिम एमपी द्वारा, मुस्लिम एमएलए द्वारा, बार काउंसिल के जो मेंबर्स है जो मुस्लिम होंगे, मुतवल्ली द्वारा, एक मुस्लिम टाउन प्लानिंग का मेंबर होगा, एक मुस्लिम स्कॉलर होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी। ये सब वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे। अब ये राज्य सरकार को डायरेक्ट करेंगे सेक्शन 28 और 29 में कि भाई ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है, आप हमारे इस ऑर्डर को कैरी आउट करिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनके ऑर्डर को कंप्लाई करना, ये उनकी ड्यूटी है। ये देखिए सेक्शन 28 पढ़ रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड निर्णय लेगा उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ऐसा पैरेलल अधिकार किसी मठाधीश को, किसी ट्रस्ट को, किसी पुजारी को, किसी पंडित को दिया हुआ है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस देश की पार्लियामेंट से। अब इसके बाद सेक्शन 28 और 29 के बाद सेक्शन 36 पे आ जाइए। सेक्शन 36 और 40, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे एक्ट का सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन है, जिसमें आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी और ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी लिखा है सेक्शन 40 में, इंक्लूडिंग ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी आप वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको उसकी लड़ाई लड़नी है तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में उस ऑर्डर को चुनौती दीजिए और उसको लड़िए। अब इसमें एक और महीन बात है, इसमें एक और बदमाशी है। बदमाशी ये है कि सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 में अगर कोई संपत्ति, वक्फ संपत्ति किसी इंडिविजुअल की अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, तो उसको उस ऑर्डर का कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं। मतलब अगर मेरी कोई इंडिविजुअल जमीन है गांव में और वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती तो मुझे पता भी नहीं चलेगा।
उसकी ऑर्डर की कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं। और जो मियाद है जिसके अगेंस्ट आपको जनरली 3 साल की मियाद होती है, 3 साल की मियाद होती है, और 3 साल के अंदर अगर आपने ऑर्डर नहीं चैलेंज किया तो ऑर्डर फाइनल हो गया। तो ऐसे करके वक्फ बोर्ड ने रेलवे और डिफेंस के बाद इस समय 3rd नंबर पे प्रॉपर्टी वक्फ की है। दे आर द 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन द कंट्री। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, विष्णु शंकर जैन के आंकड़े नहीं है, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सैफा नजीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 686 में लिखा हुआ है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हाई कोर्ट के आंकड़े हैं साहब, कि इस समय 3 लाख वक्फ संपत्ति हैं, 4 लाख एकड़ जो लैंड है वो वक्फ की है। रेलवे और डिफेंस के बाद ये तीसरे नंबर पे आते हैं। और सुनिए, एक वो बना हुआ है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं, वेबसाइट पे हैं। इसमें 6,59,877 प्रॉपर्टी आज तक वक्फ संपत्ति घोषित की जा चुकी है, और ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में है। अब ये आपने देखा सेक्शन 40 तक मैंने आपको बताया। सेक्शन 9 में एक वक्फ काउंसिल बना हुआ है, जिसके लिए एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, जो सरकार को एडवाइस करेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अरे साहब, हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर मठ की संपत्ति के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। उल्टा अगर हमारी संपत्ति लूट भी जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हम केस भी नहीं दायर कर सकते। और उधर सारी संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए उनके लिए स्पेशल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो उनकी संपत्ति के लिए सरकार को एडवाइस करेंगे। उनके लिए वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, उनके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है, उनके लिए डीएम एसएसपी सारे सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं जो उनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करेंगे। ये व्यवस्था एक्ट में है, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, और आज भी ये एक्ट इन ऑपरेशन है और उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। अब आगे देखिए, ये तो शरिया से ज्यादा खतरनाक है। शरिया से ज्यादा खतरनाक कानून है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम जो ये कहते हैं ना कि क्या अक़लियती जमात इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गए, तो सेकंड ग्रेड सिटीजन तो आपने हमें बना दिया कि आप हमारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। आपको लगेगा कोई मंदिर की संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी आप घोषित कर देंगे, हम आके आपके सामने लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर हमारी संपत्ति ऑन दी अदर हैंड अगर कन्वर्ट कर दी गई है, तोड़ दी गई है, तो आप आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, चू तक नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में केस भी नहीं दायर कर सकते। ये इस देश का काला कानून है। और क्यों आज तक कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई राजनीतिक दल इसमें चुप्पी साधे हुए है, ये एक सबसे बड़ी शॉकिंग बात है। और मुझे लगता है कभी हमारे नॉलेजेबल पुष्पेन जी जाएंगे तो शायद ये सवाल हम लोग की आवाज बनके इस देश के संसद में, इस देश के लीडरानों से पूछेंगे कि साहब बताइए कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है।